एक जगह पर मर्डर हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिस वजह से उस लेडी ऑफिसर को सस्पेंड भी किया जाता है। तो क्या ये ऑफिसर उस कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिला पाएगी? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। ये कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहां पर आधी रात को मास्क पहना हुआ एक बंदा एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली जब वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग ही रही थी कि तभी वो बंदा उस लड़की को देखकर उस पर गोलियों से वार कर देता है और उसे मार देता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कहानी के मेन किरदार अर्चना को। अर्चना एक पुलिस ऑफिसर है और बुरा सपना देखने की वजह से उसकी आंख खुलती है। तभी उसी वक्त उसे कॉल आता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में एक मर्डर हो चुका है। और दोस्तों, अर्चना इस केस को 7 दिन में सॉल्व कर देती है। इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन। अब खबर मिलने के बाद अर्चना अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है। तो वहां जाकर ये बात पता चलती है कि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों का मर्डर हुआ है, एक लड़की और एक लड़के का। अब यहाँ पर दीपक नाम का एक पुलिस ऑफिसर अर्चना से कहता है कि मैडम, मरने वाले बंदे का नाम है विशाल, यहीं पर हमें उसकी गाड़ी मिली और इसी से हमें ये बात पता चली है, लेकिन ये लड़की कौन है ये हमें पता नहीं चला। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। खैर, अब क्राइम स्पॉट पर इन्वेस्टिगेशन करने पर अर्चना को वहाँ पर 2 बुलेट्स मिलती है और इसी तरह से उस गाड़ी में खून के धब्बे भी होते हैं। और ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि गाड़ी में कुछ न कुछ हाथापाई तो जरूर हुई है। अब उसके बाद अर्चना विशाल के फैमिली मेंबर्स को बुलाती है। तो विशाल की पत्नी अनीता और अनीता का भाई अनिल वहाँ पर आते हैं और विशाल की लाश को देखने के बाद अनीता बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर अर्चना से कहने लगती है कि इन दोनों की हत्याएं कल रात 8 से 10 बजे के आसपास हुई है और इसी तरह लड़की के बॉडी पर कुछ जख्म भी पाए गए हैं। हो सकता है कि लड़की के साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ हो और ये बंदा भी बहुत ज्यादा जख्मी है, शायद इससे भी मारा पिटा गया होगा। अब वहाँ से बाहर आने के बाद अर्चना अनिल से पूछने लगती है कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है? अनिल कहने लगता है कि मैडम, विशाल तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, भैया उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हैं। उसके बाद अर्चना पूछती है, विशाल के साथ जो लड़की मिली है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो कि वो कौन है और उसका नाम क्या है? अनिल कहने लगता है कि नहीं मैडम, हम उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसके बाद दीपक अर्चना को कॉल करके ये बात बताता है कि कल रात ये दोनों एक होटल में रुके थे और यहाँ पर रूम भी विशाल के नाम पर ही बुक है, लेकिन लड़की के बारे में अब तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है। अब दोस्तों, उसके बाद अर्चना अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मुलाकात करती है और इस केस के बारे में सारी डिटेल्स उन्हें बताती है। उसके सीनियर उसे कहते हैं कि 6 महीने के सस्पेंशन के बाद तुम्हारा ये पहला केस है, इसे थोड़ा ध्यान से डील करके इसे जल्दी से जल्दी क्रैक करो, और भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। खैर, अब घर पर आने के बाद अर्चना नहा रही होती है, तभी उसकी उंगली से रिंग नीचे गिर जाती है और उस रिंग को देखकर अर्चना को अपना छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल कुछ महीने पहले अर्चना शेषाद्री नाम के एक बंदे से प्यार किया करती थी। एक दिन शेषाद्री ने उसको प्रपोज किया और ये रिंग पहनाई। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। खैर, इन्वेस्टिगेशन का डे 2। यहाँ पर दीपक अर्चना को एक जगह पर बुलाकर उसे बताता है कि मैडम, मरने वाली लड़की का नाम है स्वाति। कुछ महीने पहले स्वाति का हस्बैंड मर चुका था एक एक्सीडेंट की वजह से और स्वाति और विशाल के बीच में अफेयर चल रहा था। जब मैंने स्वाति की मौत की खबर उसकी माँ को बताई तो वो बेहोश हो गई और वो जैसे ही होश में आती है मैं उनका स्टेटमेंट ले लूंगा। अब वहाँ से अर्चना पहुँच जाती है अनीता के घर पर। वो उसे स्वाति के बारे में पूछने लगती है कि क्या आपको पता था कि आपके पति विशाल और स्वाति का अफेयर चल रहा था? अनीता कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कभी कभार वाइजैक जाते थे। हमारी शादी को 5 साल हुए और हमारी लव मैरिज हुई थी। उसके बाद अनीता अर्चना से विशाल के डेली रूटीन के बारे में बताने लगती है कि वो किस टाइम पर जिम में जाता था, उसके बाद ऑफिस में जाता था और किस किस से मुलाकात करता था।
अब इसी दरमियान हम ये देखते हैं कि एक अनजान बंदा अर्चना को फॉलो कर रहा है। खैर, अब उसके बाद अर्चना दोबारा से फॉरेंसिक लैब पर जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि क्राइम स्पॉट पर विक्टिम के अलावा और 2 लोगों के डीएनए सैंपल मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्राइम में शायद 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और उस डीएनए से ये बात पता चली है कि उनकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के आसपास हो सकती है। अब उसके बाद रात हो जाने पर पुलिस ऑफिसर दीपक और नटराज अर्चना के पास आकर इस केस के बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं कि मैडम, स्वाति का हस्बैंड अशोक बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता था। उसके घर वालों के साथ बातचीत करने के बाद हमें ये बात पता चली कि शादी होने के बाद स्वाति और अशोक के बीच कुछ भी ढंग से चल नहीं रहा था। हमेशा उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और अशोक के मरने के बाद स्वाति ने अपने ससुराल को छोड़ दिया। उसके बाद अर्चना नटराज से कहने लगती है कि हमारी लिस्ट में जो लोग हैं उन सारे लोगों को तुम कॉफी पर बुलाओ। तभी उसी वक्त ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज से उन्हें ये बात पता चलती है कि क्राइम वाले दिन एक छोटा सा ट्रक उस रास्ते से गया था, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया। पुलिस वालों ने इस ट्रक का नंबर चेक किया, लेकिन उन्हें पता चला कि ये नंबर फेक है। अर्चना ऑर्डर देती है कि फटाफट से एक टीम को इस ट्रक को ढूंढने में लगा दो। इन्वेस्टिगेशन डे 3। अब उसके अगले दिन कपिल नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक चोरी की केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब कपिल और कुछ पुलिस वाले रॉबरी वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें उस घर में एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है। मतलब कि इस घर का ओनर चोरी करने वाले इस बंदे को मारकर वहां से भाग गए। यहाँ दूसरी तरफ अर्चना की टीम उस ट्रक की तलाश में लग जाती है और एट द सेम टाइम अर्चना दूसरी तरफ विशाल और स्वाति के रिलेटिव्स, फ्रेंड, इन सबको पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे पूछताछ करती रहती है। दरअसल पूछताछ तो बस बहाना होता है। अर्चना को उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं। वो इन लोगों को चाय कॉफी पिलाकर उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए हासिल करती रहती है। यहाँ इस तरफ पुलिस वालों को वो छोटी ट्रक मिल ही जाती है और गली के बच्चे इस ट्रक के साथ कुछ कांड कर रहे होते हैं। खैर, अब दूसरी तरफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट उन बुलेट्स को चेक करता है और अर्चना को अपने पास बुलाकर ये बात बताता है कि मैडम, क्राइम स्पॉट पर जो बुलेट्स में पाए गए हैं वो सभी ऑटोमेटिक गन से फायर हुए हैं। पता नहीं क्यों इस क्राइम में इसी गन का इस्तेमाल किया गया है। और तो और शॉकिंग बात यह है कि ये गन आपसे ही कनेक्टेड है। 6 महीने पहले केशव के केस में भी जो बुलेट्स हमें पाए गए थे वो गन और ये गन सेम है। ये सुनने के बाद अर्चना के तो होश उड़ जाते हैं। वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी हो जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फिर से फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल 6 महीने पहले पुलिस वाले केशव नाम के एक क्रिमिनल की तलाश कर रहे थे, तो पुलिस वालों को ये बात पता चली कि केशव किसी जगह पर छुपा हुआ है। और दोस्तों, अर्चना का बॉयफ्रेंड शेषाद्री ये भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। खैर, अब अर्चना, शेषाद्री और 2 और पुलिस वाले वहां पर जाकर बैकअप का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस वालों की गाड़ी ब्रेकडाउन होने की वजह से वो अर्चना से कहते हैं कि मैडम, हमें आने में 1 घंटा और लगेगा। अब अर्चना सोचने लगती है कि अब हम क्या करें, रेड मारे या फिर इंतजार करें। फाइनली वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि एविडेंस खत्म होने से पहले ही उस प्लेस में रेड की जाए। तो इस तरह से ये चारों पुलिस ऑफिसर केशव के वेयर हाउस पर जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगती है और उस वजह से 2 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। और इसी हाथापाई में अर्चना का बॉयफ्रेंड शेषाद्री मारा जाता है। अब इस हादसे के कुछ दिनों बाद एनआई डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैदराबाद आते हैं और अर्चना के सीनियर ऑफिसर से बात करते हुए कहने लगते हैं कि केशव सिर्फ ड्रग्स स्मगलर नहीं था, वो रिसेंटली टेररिस्ट को गन भी सप्लाई किया करता था। वो एक नेशनल थ्रेट है, इसलिए आज के बाद केशव का जो केस है वो हम डील करेंगे। इसलिए अर्चना उनसे कहती है कि सर, मैं भी इस केस में आपके साथ काम करूंगी। लेकिन उसका सुपीरियर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से 2 लोग जख्मी हुए हैं और एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई। तुम्हें तो इसके बारे में कमेटी के सामने सारा एक्सप्लेनेशन देना होगा और इस तरह से तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे में आते हैं, जहाँ पर अर्चना अपने सुपीरियर से बात कर रही होती है। वो उन्हें कहते हैं कि सर, आप एनआई डिपार्टमेंट से बात कीजिए और केशव की फाइल मंगवाइए। वो सुपीरियर कहने लगते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल और अर्चना, ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कमिश्नर से बात करूंगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अनजान बंदा दोबारा से अर्चना को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम अर्चना को देखते हैं जो अपने स्टेशन में आकर दीपक से इस केस के बारे में बातें कर रही थी।
वो उसे स्वाति के बारे में और उस ट्रक के बारे में बताने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अर्चना के हाथ में कुछ फोटोज होते हैं और उन फोटोज में दीपक और स्वाति एक साथ होते हैं। वो इन्हीं फोटोज को दीपक के सामने रखकर उसके बारे में पूछने लगती है कि तुमने हम लोगों से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जो बंदा अर्चना को फॉलो कर रहा था वो बंदा अर्चना को अपने गाड़ी में बुलाकर कहने लगता है कि मैडम, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। कुछ महीने पहले जब मैं स्वाति को फॉलो कर रहा था तब उस वक्त मैंने स्वाति और आपके टीम मेंबर दीपक को एक साथ देखा था और इसी के बारे में बताने के लिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। और इस तरह से अर्चना को वो फोटोग्राफ्स मिलते हैं। इसीलिए अब अर्चना और नटराज दीपक से इंक्वायरी करने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ, क्या तुमने उन दोनों को मारा है। दीपक कहने लगता है कि अरे मैडम, मरने वाले दिन तो मैं पूरी रात पुलिस स्टेशन में था, चाहो तो आप सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो। अर्चना कहने लगती है कि तो फिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। दीपक कहने लगता है कि एक्चुअली मैडम, स्वाति और मेरी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। हम दोनों चैटिंग करने लगे और उस वक्त स्वाति का हस्बैंड जिंदा था। वो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक स्वाति ने मुझे कॉल किया और बताया कि हम लोग इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देंगे। मैंने उसे पूछा भी, लेकिन स्वाति ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस वही लास्ट मेरा उसके साथ इंटरेक्शन था। उसके बाद से मैंने स्वाति को नहीं देखा और जब 2 दिन पहले मैंने स्वाति की लाश को देखा तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। अब यहाँ पर अर्चना उसे कहती है कि हाँ, ये सब बातें ठीक है, लेकिन फिर भी तुम इस केस में अभी भी सस्पेक्ट हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद बाहर आकर अर्चना नटराज से कहने लगती है कि हम दीपक की इंक्वायरी पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। अब वहाँ से अर्चना सीधा स्वाति के फ्रेंड के पास चली जाती है और उसे स्वाति के बारे में पूछने लगती है। उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि स्वाति की शादी होने के बाद मैं उसके टच में नहीं थी। दरअसल कॉलेज के डेज से ही मैं स्वाति को जानती हूँ। वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी, अपने में ही रहकर पढ़ाई करती। स्वाति के फादर ने कर्जे में डूबकर स्वाति और उसकी माँ को छोड़ दिया और इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से मिलती भी नहीं थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद स्वाति के अंदर एक बहुत ही अजीब सा बदलाव आया। वो अचानक से लड़कों के साथ बातें करने लगी, उनके साथ बाहर घूमने फिरने लगी। लेकिन जब हाल ही में मैंने स्वाति की ये खबर सुनी तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। पता नहीं किसने मारा होगा उसे। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को उस ट्रक वाले ओनर का पता चल जाता है। उस ट्रक का ओनर कहने लगता है कि मैडम, 10 दिन पहले ही मैंने ट्रक गायब होने की कंप्लेंट लिखवाई थी कि किसी ने मेरे गाड़ी का नंबर चेंज किया है। खैर, उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर अर्चना को कॉल करके ये बात बताती है कि मैडम, कल आपने जो फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भेजे थे उनमें से किसी का भी क्राइम स्पॉट के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है, इवन दीपक का भी नहीं। अब यहाँ पर घर पर आने के बाद अर्चना इसी केस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगती है, कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक अर्चना को एक न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज दिखाई देती है और वो न्यूज ये होती है कि कुछ चोर गन दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं। अब उसके अगले दिन अर्चना सारे लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसको ये बात पता चलती है कि अनिल का एक और नंबर भी है जिसको वो रिचार्ज करवाता है। इसलिए अर्चना तुरंत ही नटराज को कॉल करती है और उस दूसरे नंबर की डिटेल्स फटाफट से फाइंड आउट करने के लिए कहती है और ये भी सोचने लगती है कि अनिल ने इस नंबर के बारे में हमसे क्यों छुपाया। उसके बाद अर्चना उस पुलिस ऑफिसर को अपने पुलिस स्टेशन में बुला लेती है जो उस चोरी के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर उसे अपने केस की डिटेल्स के बारे में बताने लगती है। कपिल कहने लगता है कि मैडम, कुछ ही दिनों पहले 3-4 चोर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घर में घुसकर लोगों को लूट रहे हैं और वो भी गन दिखाकर, और हाल ही में इन चोरों ने एक बंदे को भी मार डाला। अर्चना कहने लगती है कि कल तुम उस विक्टिम को पुलिस स्टेशन में बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। उसके बाद नटराज अर्चना के पास आकर कहने लगता है कि मैडम, अनिल जिस नंबर पर रिचार्ज करता है वो नंबर संतोष नाम के एक बंदे का है और उसके ऊपर छोटे मोटे क्राइम के केसेस भी दर्ज है। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ एनआईए ऑफिसर विक्रांत अपने सुपीरियर के पास जाकर अर्चना के बारे में बताने लगता है कि सर, अर्चना केशव की फाइल मांग रही है और कुछ महीने पहले ही अर्चना ने एनआईए के लिए अप्लाई भी किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं विक्रांत अर्चना को कॉल करता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमको केशव चाहिए या फिर केशव की फाइल। मैंने अपने बॉस से बातचीत कर ली है, तुम एनआईए ज्वाइन हो सकती हो। अर्चना कहने लगती है कि सर, फिलहाल मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, उस केस को सॉल्व करने के बाद
मैं एनआईए में ज्वाइन हो जाऊंगी। इस तरह से वो इस पोस्ट को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद अर्चना अनिल को बुलाकर उस फोन नंबर के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा और संतोष का क्या रिलेशन है, क्या तुमने उससे 30 मिनट तक बात की थी। अब यहाँ पर पहले तो अनिल सच बताने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद में अनिल कहने लगता है कि मैडम, मुझे एक दिन ये बात पता चली कि विशाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए मैंने संतोष को कॉल करके विशाल के बारे में सब कुछ बताया और विशाल को थोड़ा सा धमका कर वार्निंग देने के लिए कहा। और ये संतोष बस मेरा कार मैकेनिक है, और मैडम वैसे भी मैं विशाल को क्यों मारूंगा, वो तो मेरी बहन का पति है, भला मैं ही अपनी बहन को विधवा क्यों बनाऊंगा। उसके बाद जब पुलिस वाले संतोष को पकड़ने के लिए उसके गैरेज में जाते हैं तो संतोष पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर देता है। इसलिए अब अर्चना संतोष को बाहर निकालने के लिए टीवी में एक फेक न्यूज चलाती है कि संतोष ने एक छोटी बच्ची अर्चना को किडनैप कर लिया है। उसके बाद अर्चना उस चोरी के केस वाले विक्टिम के लोगों को बुलाती है और उनको ऑटो गन दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है कि आप लोगों ने उन चोरों के हाथों में यही गन देखी थी। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मैडम गन पर तो इतना ध्यान नहीं गया। उनमें से एक विक्टिम कहने लगता है कि मैडम एक बंदे की बोली तो मेरे जैसे ही थी। यहाँ दूसरी तरफ टीवी न्यूज चैनल पर पब्लिक संतोष की न्यूज देख लेती है और संतोष को मारने पीटने लगती है कि बच्चों को किडनैप करते हो, और इसलिए संतोष अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर हो जाता है। उसके बाद अर्चना फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके ये फाइंड आउट करने के लिए कहती है कि क्राइम स्पॉट पर पाए गए डीएनए सैंपल और चोरी के केस में पाए गए डीएनए और फिंगरप्रिंट क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। और दोस्तों हाँ, ये दोनों ही सैंपल सेम होते हैं, यानी कि इन दोनों केसेस का क्रिमिनल एक ही है। उसके बाद पुलिस वाले संतोष की इंक्वायरी करने लगते हैं क्योंकि वो पुलिस को देखकर भाग रहा था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ही उन दोनों को मारा है। संतोष कहता है मर्डर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। दरअसल वो क्या है ना, हाल ही में मैंने एक छोटा सा जुगाड़ करके पैसे कमाना शुरू किया है। एक दिन धनंजय नाम का एक बंदा मेरे पास एक छोटा ट्रक लेकर आया और उसकी नंबर प्लेट को बदलने के लिए कहा, जिसके बदले में उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। अब उसके बाद संतोष से धनंजय का फोन नंबर लेकर उसे ट्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि फिलहाल तो धनंजय कर्नाटक के बॉर्डर पर है। अब तुरंत ही अर्चना की टीम उस जगह पर जाने लगती है और यहाँ दूसरी तरफ धनंजय और उसका दोस्त एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वालों की टीम पहुँच जाती है, लेकिन उन्हें देखकर वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली पुलिस वाले उन दोनों को कैसे ही पकड़ लेते हैं। अब उन दोनों के जरिए एक और मेन आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम है लोहिया। जब पुलिस वाले लोहिया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो लोहिया एक बच्चे पर गन पॉइंट करके पुलिस वालों को धमकाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अर्चना बहुत ही चालाकी से लोहिया के पैर पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देती है। और उसके बाद अर्चना स्वाति के देवर को भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि इसी बंदे ने लोहिया को पैसे देकर स्वाति को सबक सिखाने के लिए कहा, उन दोनों को जान से मारने के लिए नहीं कहा था। और उस रात जब विशाल और स्वाति होटल से निकलकर वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तब लोहिया और उसके दो दोस्त ट्रक की मदद से उन दोनों की गाड़ी को रोकते हैं। वो तीनों लोग उन दोनों को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं और स्वाति के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी हाथापाई के दौरान विशाल के हाथ उनकी गन लगती है, लेकिन तभी लोहिया अपनी जान बचाने के लिए विशाल और स्वाति को मार डालता है। स्वाति का देवर कहने लगता है कि जब मैं अपने भाई की डेड बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल गया था वहां पर मेरे भाई की एक बैग थी। उस बैग में मुझे कुछ फोटोज वगैरह मिले जहां पर स्वाति किसी बंदे के साथ अफेयर में थी और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि दीपक ही था। स्वाति के कारण ही मेरा भाई मारा गया और उसके कुछ ही दिनों बाद स्वाति एक और बंदे के साथ रिलेशनशिप में चली गई और इसलिए स्वाति को सबक सिखाने के लिए मैंने लोहिया को पैसे दिए, लेकिन गलती से उन लोगों ने उन दोनों को मार डाला। अब यहाँ पर अर्चना लोहिया से पूछने लगती है कि तुम लोगों को वो गन कहाँ से मिली। लोहिया कहने लगता है कि जब हम लोग किसी घर में चोरी करने के लिए गए थे तब वहाँ पर हमको ये गन मिली। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं पुलिस वाले अजय नाम के एक बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि इसी बंदे के घर में वो गन मिली थी और कुछ ही महीने पहले ये बंदा केशव के साथ मिला हुआ था और गिफ्ट के तौर पर केशव ने ये गन अजय को दी थी। अब फाइनली ये केस खत्म हो जाता है और अर्चना एनआईए ज्वाइन कर लेती है। अब अर्चना का बस एक ही मिशन है
सिर्फ केशव को पकड़ना और अपने पति का बदला लेना। और दोस्तों इसी तरह से ये क्राइम थ्रिलर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।